हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका जीनियस एकेडमिक क्लासेस में। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे हम लाइव प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे और ये वन शॉट में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बात करें कि अगर किसी के बॉडी में देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी हैं। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? जब न्यूट्रिशन आप लोगे तभी आएंगे। ठीक है, आपको सांस लेना भी ज़रूरी है, रिस्पायरेशन करना भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है और जो आपके बॉडी में वेस्ट का कलेक्शन हो रहा है उसको निकालना भी ज़रूरी है। बट इन सब में आपका दिमाग भी बहुत ज़रूरी है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। आपके बॉडी में ग्रोथ की भी ज़रूरत है, मूवमेंट की भी ज़रूरत है और आपको कंटिन्यूटी मेंटेन, रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जैसा आप लोग ने किताबों में पढ़ा होगा कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी जो बेसिक फंक्शन या जो बेसिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जिससे वह अपने आप को जीवित बना के रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं तो इसमें हम पहले आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें मेंशन करते हैं, हम इसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे और इसमें हम एक साइड लिखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस और उसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस में जो हम बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं उसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में फूड पार्टिकल्स आता है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पीसेज में। ठीक है, जिसे हम डाइजेशन भी कहते हैं और फिर उनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, taking food inside the body and convert into smaller molecule। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। और इससे हमें अल्टीमेटली मिलता क्या है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। नाउ सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन ये एक और बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन में होता क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, है ना। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि एक सिंपल सा मैं स्टेप लिख देता हूँ, C6H12O6 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आया था इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ के हमने CO2, वाटर और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP बना लिया, जो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा और हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ तीसरा प्रोसेस है कि ये ऑक्सीजन जो है आ रही है अगर आपके बॉडी में, तो आई कैसे होगी? तो आप कहोगे कि सर हमने सांस लिया और हमारे बॉडी में लंग्स में जो है ऑक्सीजन पहुंची और लंग्स से वो ब्लड में पहुंच गई। तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो अगला प्रोसेस कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपके सीबीएसई की बुक ने लिखा है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं? समराइज करके पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस हमने एब्जॉर्व किया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट ये ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली इन्वॉल्व कौन होता है? तो हम कहते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बेसिकली बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर पहुंच के इनका होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने के बाद इनसे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। बट ये कहेंगे कि जब हम इनको पहुंचा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे लिखना चाहें, हमने स्टमक से ब्लड के थ्रू इसको डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक पहुंचा दिया, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ होगा? स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में। अगर हम लिखना चाहें तो मोर एप्रोप्रिएट शब्द लिखेंगे, यहाँ पर इंटेस्टाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इंटेस्टाइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जब हमने ट्रांसपोर्ट किया, जैसे आपने देखा होगा कि
जब न्यूट्रिएंट्स हम ले गए सेल के अंदर, हमें एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी बन गई, उसके बाद उसका कुछ वेस्ट प्रोसेस होता है। जैसे तुमने देखा होगा जब हम गन्ना लेके जाते हैं और गन्ने से हम रस निकालते हैं, तो रस निकलने के बाद जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। सेम उसी तरह से बॉडी में जब एनर्जी बन जाती है तो जो कचरा बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे तो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? उसको हम करेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सक्रीशन। क्योंकि आपके बॉडी में अगर वेस्ट का कलेक्शन हो जाएगा, अमोनिया जैसे वेस्ट का कनेक्शन हो जाएगा, तो अगर आपके बॉडी में ये अमोनिया रुकता है तो टॉक्सिसिटी फैलाएगा। क्या फैलाएगा? टॉक्सिसिटी, जिससे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे हम टॉक्सिक वेस्ट को एलिमिनेट कर सके बॉडी से। ठीक है, तो जब हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटीरियल है, कैसा मटीरियल? वेस्ट मटीरियल जो है, उसे हम क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। बट ये वेस्ट होते कैसे हैं? जैसे गैसियस वेस्ट की बात करें तो हमारे बॉडी में कौन होता है? CO2 है। और हम लिक्विड वेस्ट की बात करें तो हमारे बॉडी में यूरिन है और फीकल मैटर। नाउ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला प्रोसेस कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये वो प्रोसेस होते हैं जो एनिमल को सरवाइव रहने में हेल्प करते हैं विथ चेंजिंग द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे ये अपने आप को भी चेंज करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग कहते हैं, लिखते हैं इस प्रोसेस के बारे में, हेल्प द ऑर्गेनिज्म to survive in the changing environment around them। ठीक है, नाउ हम लोग एक और प्रोसेस है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रोथ, ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डेवलपमेंट होता है, उसके साइज में डेवलपमेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है साइज में चेंज करता है, ठीक है, आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशन। भाई विकास तो तभी होगा ना जब हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा मूवमेंट। देखिए हम आपके सामने दो शब्द ला रहे हैं, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है लोकोमोशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमंस में क्या पढ़ते हो, तो आप मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों पढ़ते हो। बिल्कुल पढ़ते हो, सही बात है। बट जब आप प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट में लोकोमोशन नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? मूवमेंट। मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन में खड़े होके अपनी बॉडी को रोटेट करना कहलाता है मूवमेंट। बट एक जगह से दूसरे जगह चले जाना कहलाता है लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट क्या है? तो हम ये कहेंगे कि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना। क्या कहेंगे? बॉडी पार्ट को मूव करना। ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलेंगे मूवमेंट। ये डिफरेंस है, आप छोटी क्लासेस में जब होते हो तो आप नहीं समझ पाते। बट मूवमेंट क्या है? अपनी बॉडी पार्ट्स को या अपनी बॉडी पोजीशन को, बॉडी पोस्चर को रोटेट करना। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे कि प्लांट जो है सनलाइट की तरफ, जैसे सूरजमुखी का पौधा देखा होगा आपने, तो सूरजमुखी का पौधा क्या होता है? जैसे जैसे सन निकलता जाता है उसका चेहरा उसी की तरफ होता चला जाता है, बट जब सन ढलने लगता है तो उसका चेहरा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कहेंगे हम कि वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। बट वो वहाँ से ऐसा नहीं है कि सन के पीछे पीछे भागा चला जा रहा है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नाउ अगला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि ये वो प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजनी को बनाते हैं और अपने जीन्स को कंटिन्यूएशन में रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये वो प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान को पैदा करता है। बट ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। इसकी कहानी तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे का तैसा, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जैसा बैक्टीरिया वैसे ही अपनी जैसी संतान पैदा करेगा। ऐसा नहीं होता है बैक्टीरिया का बच्चा बैक्टीरिया जैसा, बट ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा नहीं होता है।
अच्छा, ये हम कहेंगे अगर कि ह्यूमन जैसा नहीं होता तब तो बात गलत हो जाएगी। अरे ह्यूमन का बच्चा बेटा ह्यूमन ही होता है, बट उसमें जो जीन्स होते हैं वो माता से भी आते हैं और पिताजी से भी आते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम थोड़े बहुत पापा जैसे दिख रहे हैं और थोड़े बहुत मम्मी जैसे दिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जन्म से जो, जैसे हम बात करते हैं जो हमारे क्रोमोसोम है वो हमको मिलते हैं मम्मी से और पापा से। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम अपने जर्म प्लाज्म को कंटिन्यू रखते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिनके बारे में आज हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी कुछ आप खा रहे हो वो सब क्या है, आपका न्यूट्रिशन ही तो है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, जो भी खा रहे हो आपका है वो सब क्या है, न्यूट्रिशन है। और उससे जो है हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। तो जब हमने खाया किसी चीज़ को तो हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उन तोड़ने के बाद उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, विटामिन खाएं, है ना, और मिनरल्स खाएं, या फिर हमने खाया प्रोटीन, ये सब के सब क्या है, हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो हम जब एक यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना है, उस डायग्राम में क्या लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की, जिससे वो अपने आप को ग्रोथ कर, अपने बॉडी में ग्रोथ कर सकें और अपने बॉडी को मेंटेन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये सब कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फूड की, और फूड से ही हमको क्या मिलेंगे, फाइनली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग खा के और देखेंगे कि हमें एनर्जी मिल रही है, हम अपने बॉडी को खूब ढेर सारा बिल्ड कर लेंगे। तो हम एक डेफिनेशन पे आते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, चलिए लिखते हैं। न्यूट्रिशन आर डिफाइंड as the substance required for proper growth and maintenance of a living body। ठीक है, तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग बॉडी। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। देखो, सब्सटेंस विच आर एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बड़ी यूनिट होती है। हम एक चीज़ और यहाँ पे और लिखेंगे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बड़ी यूनिट होती है। हमने लिखा प्रोटीन, ये भी हमारी बड़ी यूनिट होती है। हमने लिखा फैट, ये भी, या फैट को हम लिपिड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिपिड। ये तीनों के तीनों जो आपने ये तीनों लिखे हैं, ये तीनों को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। बेटा क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है, एक यूनिट बोलते हैं कि 800 डाल्टन से इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। 800 डाल्टन से इसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो फिर हम करते कैसे हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स में कैसे बदलेंगे बेटा, है ना। न्यूट्रिएंट्स में कैसे बदलेंगे, तो हम कहेंगे सर इनको ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, जैसे आप पढ़ोगे कि सपोज डैट आप ये कार्बोहाइड्रेट लेके चल रहे हो, तो इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसको हम कहेंगे सर, इसको हम कहेंगे कि ये डाइसैकराइड बना देंगे। क्या बना देंगे, डाइसैकराइड। या फिर आप कहोगे सर इसको हम मोनोसैकराइड, ये शुगर का फॉर्म है, तो मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर देंगे। सर प्रोटीन को भी तोड़ दो, सर प्रोटीन को भी तोड़ दो। अच्छा बेटा ठीक है, प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं सर इसको हम अमीनो एसिड में तोड़ देंगे। इसका मतलब है कि हमने बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। सर फैट को भी तोड़ दो, हमें नहीं पता फैट कैसे टूटता है। चलो बेटा फैट को भी तोड़ देते हैं। फैट को हम कहेंगे ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, किसमें, ग्लिसरॉल में, और प्लस
फैटी एसिड। किसमें बेटा? फैटी एसिड। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। आप ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे देखो डेफिनेशन अलग अलग है और देखो साइज भी अलग अलग है। ये इनका जो साइज होता है ये 800 डाल्टन से अबव होता है, 800 डाल्टन से अबव होता है, बट इनका क्या होता है? 800 डाल्टन से कम होता है। क्या होता है? कम होता है साइज, इसलिए इन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। उनको क्या कहते हैं? मैक्रो, और इनको कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। नाउ बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि संसार में प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं, तो बताओ हमारे लिए भोजन कौन बनाता है? बच्चों ने कहा मम्मी बनाती हैं। अरे बेटा, मम्मी तो बनाती हैं, बट मम्मी किस चीज़ से भोजन बना रही हैं? तो आपने कहा मम्मी तो घर पे आटे से भोजन बनाती हैं। तो बेटा आटा कहाँ से आया? आटा आया प्लांट से। इसका मतलब हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं और हम लोग कैसे हैं? कंज्यूमर। ठीक है, फिर कहानी ये आई कि सर अच्छा ये बताओ कि प्लांट भोजन कैसे लेते होंगे और प्लांट भोजन कैसे बनाते हैं? तो फिर हमने कहा बच्चों दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, और ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे? स्वयं बना लेते हैं। तो आपने कहा सर हमें समझ में नहीं आया, हमें बताइए कि कैसे बनाते होंगे। तो हमने कहा बेटा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो प्लांट्स होते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो लोग कर सकते हैं। कौन कौन? पहला तो होता है हमारा प्लांट, और प्लांट में भी आप याद रखिएगा ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा हमारा होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा? बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्लांट और बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक तरीके से भोजन बना सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि सर हमें बताइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमें नहीं पता है। तो मैंने आपसे बोला कि बच्चों जो इनऑर्गेनिक, कैसे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, या फिर हम कहें कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करके अपना भोजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? अपना फूड जो बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको? वो हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 और प्लस वाटर का यूज़ करके जो क्या बना लेते हैं? C6H12O6। बेटा तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। और कैसा फूड बना लिया? ऑर्गेनिक फूड बना लिया। ऐसा कौन कर पाता होगा? आपने देखा होगा कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं और रूट से। अच्छा ये CO2 कहाँ से लेते होंगे? ये एयर से मिलती होगी। और ये वाटर कहाँ से मिलता होगा बेटा? आपको पता है ना, रूट से। कहाँ से? रूट से मिलता होगा। और इस तरह से CO2 और वाटर लेके इन्होंने क्या बना दिया? फूड बना दिया। क्या बना दिया? फूड। और इस फूड को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट में, तो आप कहोगे सर स्टार्च होता है। क्या होता है बेटा? स्टार्च होता है। बट एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। किसके लिए बेटा? प्लांट के लिए। प्लांट के लिए ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। कौन? स्टार्च होता है। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें और भी कोई टाइप आते हैं, तो एक हम लोग पढ़ते हैं कीमो सिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली ज़रूरत किस चीज़ की होती, क्या होती है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की होती है, जैसे कि CO2 और वाटर की। ठीक है, फिर हमने कहा कि बेटा और भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? और भी कोई रिक्वायरमेंट है? तो आपने कहा हाँ सर कुछ और भी तो चाहिए हमें इस तरह इस रिएक्शन को करने के लिए। तो हमने बोला क्या चाहिए बेटा? तुमने कहा ग्रीन पिगमेंट। क्या चाहिए बेटा? ग्रीन पिगमेंट भी चाहिए। ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का नाम बताओ। तो आप कहोगे सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्या बोलोगे बेटा? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ आपने कहा कि इस तरीके से सर हम फूड बना लेंगे। क्या? इस तरह से। अब जब हम बात करेंगे कि फूड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल, तो आप कहोगे सर ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं, है ना? तो हम इसके बारे में जान ले रहे हैं यहाँ से। नाउ हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। हमने कहा कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपने कहा सर हमें तो ये समझ में आ गया कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो फिर इसके हिसाब से हमने ये देखा कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते होंगे वो दोज हु कैन नॉट कुक देयर फूड बाय इटसेल्फ। नहीं बेटा, कुक तो आप ही कर रहे हो। बट हम कहते हैं कि खेत में कौन बना रहा है? हमारे ऑटोट्रॉप्स बना रहे हैं। या हमारे खेत की बात करें या फिर हम जंगल की बात करें जहाँ पे ट्रीज़ हैं, आपको फल देते हैं, तो वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये अपना न्यूट्रिशन जो है 3 टाइप से देते हैं। पहला होता है सड़े गले चीज़ों से न्यूट्रिशन ले लेते हैं,
पैरासाइट की तरह काम करते हैं, और होलोजोइक में जैसे हम ह्यूमंस आते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि बताओ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को हम लोग खाते हैं अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है C6H12O6, ये कैसा है, ऑर्गेनिक है। कैसा है, ऑर्गेनिक है। और जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं वो कैसा है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो फूड सोर्स हमारा, अब हम किस पे डिपेंडेंट है, फूड सोर्स पे ही तो डिपेंडेंट है। तो फूड सोर्स हमने खाया, तो हमने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किस फॉर्म में लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में, अपना फूड, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में ये फूड लेते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ये एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं कि दे डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, ये दूसरों पे निर्भर होते हैं। यहाँ पर और भी पॉइंट लिख सकते हैं, नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नो पिगमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी पिगमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगला हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि ऐसा न्यूट्रिशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर एनिमल्स में एंड फंगस में। कहाँ पे, फंगस में या फंजाई। ठीक है, फंजाई इनमें होता है। फंजाई कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इनका होता है सैप्रोफिटिक, सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंगस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, दो तरीके से हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, नाउ हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स की। एन ऑर्गेनिज्म that use light energy to generate ATP, adenosine triphosphate, and produce organic compound from inorganic substance. An organism that use light energy to generate ATP and produce organic compound फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे मेंबर्स को हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके, जैसे आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सन है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सनलाइट के फॉर्म में, और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और देन वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी CO2, यानी एयर से क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये आपको यहाँ से मिल गया, और आपको वाटर कहाँ से मिल गया, रूट से। और इस तरह से हम लोग ने क्या किया, CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लिया, दैट मीन C6H12O6। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। ठीक है, और इसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जब हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, और हमारे बैक्टीरिया, कौन से, बैक्टीरिया भी इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेटा बैक्टीरिया कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि पर्पल कलर के बैक्टीरिया जो होंगे, पर्पल कलर के, जो रेड टाइप के होंगे, जो ग्रीन होंगे, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएंगे, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे ना। और ऑटोट्रॉप्स में भी कौन से कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी में एक मेंबर और आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। दोनों ऑटोट्रॉप्स के ही टाइप हैं, बट एक क्या है, लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे क्या हैं, केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं, an organism that use energy from chemicals या chemical reaction to generate ATP and produce organic compound
कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स की बात करें, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो ये जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही फोटोऑटोट्रॉप्स हो गए और कीमोऑटोट्रॉप्स हो गए, है ना। तो ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करके कहीं ना कहीं अपना फूड जो है बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हमने सेकंड पार्ट जो पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके सब टाइप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउ यहाँ पे जब हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हमने ये कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपने फूड सोर्स के लिए, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अब इनमें जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो अलग अलग है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे होलोजोइक, फिर हम लोग लिखेंगे सैप्रोफिटिक, फिर हम लोग लिखेंगे पैरासिटिक, ये इनके टाइप्स हैं। और फिर हम लोग लिखेंगे सिम्बायोटिक। ये 4 टाइप्स हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। कौन कौन से? होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है पैरासिटिक और चौथा है सिम्बियोटिक, ठीक है। नाउ हम थोड़ा जानते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। जब ऑर्गेनिज्म जो है इंजेस्ट करता है सॉलिड और लिक्विड फूड अपने बॉडी के अंदर, तो उसको डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और उससे पाई जाने वाली एनर्जी को खर्च भी करता है। ऐसा न्यूट्रिशन जो है देखने को मिलता है अमीबा में, एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में, जो कि एक एनिमल है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो हम पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनिज्म ingest complex solid or liquid which is then digested, तोड़ते हैं, digested, एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशन को, एब्जॉर्व एंड एसिमिलेट, और एसिमिलेट मतलब खर्च करते हैं, एसिमिलेट जो उससे एनर्जी मिलती है उसको खर्च करते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है हमारा अमीबा में। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर होलोजोइक होता है। ह्यूमंस में कैसा होता है? होलोजोइक होता है सर, ठीक है। और एनिमल्स में कैसा है? होलोजोइक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ने पीछे जैसे पढ़ा कि फंगस जो होता है वो सड़े गले चीज़ों से न्यूट्रिशन ले लेता है ना। तो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। या ऐसे प्लांट्स को हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं और एनिमल्स को सैप्रोजोइक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखो इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले चीज़ों से, डिकेइंग मैटर। और ये मैटर कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर है। कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। यूजिंग एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन को और फास्ट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे सर हम अपने घर पे जो ब्रेड लाते हैं उसमें कभी कभी काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। बेटा वो धब्बे और कुछ नहीं है, वो फंगस ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रेड मोल्ड। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रेड मोल्ड बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल फंगस या फंजाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक। तुमने देखा होगा, तुमने कहा सर ये पैरासाइट वो पैरासाइट और कुछ नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि कोई किसी के बॉडी के अंदर, दो तरीके से देखो पैरासाइट होते हैं, एक एक्टो और एक होता है एंडो। जो बॉडी के अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के बाहर पाया जाता है उसे कहते हैं
एक्टोपैरासाइट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा जाए बेटा एक एक्टोपैरासाइट का नाम बता दो, एक्टोपैरासाइट का नाम, तो कहोगे सर कुछ नहीं, आजकल हमारा सर जो है बहुत खुजली कर रहा है बेटा, और कुछ नहीं है, लाइस या जुएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट का नाम है। अब पूछा जाए आपका एंडोपैरासाइट का नाम बता दो, तो कहोगे सर मैं खाना तो खाता हूं बट मेरे बॉडी में लग नहीं रहा है, कोई तो खा जा रहा है, वो और कोई नहीं है, टेप वॉर्म है। कौन है? टेप वॉर्म, ये एंडोपैरासाइट है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, आपसे ओलंपियाड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो हमारे इनसाइड पाए जाते हैं या हमारे ऊपर पाए जाते हैं, और ये ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, यानी they live on us and obtained nutrition। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, लाइस है, टेप वॉर्म है, और प्लांट का पैरासाइट जैसे कास्कुटा, क्या बोलते हैं, अमरबेल, कास्कुटा, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। नाउ अगला पॉइंट आता है सिम्बियोटिक मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। भैया भैया कहते हैं एक दूसरे से, कहते हैं भैया आप मेरी मदद कर दो, भैया मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एक दूसरे से साझेदारी बना के रखते हैं, समझौता करके रखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो हम लिखेंगे कि टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल, क्या लिखा मैंने, म्यूचुअल मतलब दोनों को, म्यूचुअल बेनिफिट। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से देखने को मिलता है। आप कौन सा ऐसा फंगस है जिसे आप खाते हो, तो आप कहोगे सर मशरूम, बहुत पसंद है लोगों को, भूलना नहीं, कौन सा ऐसा फंगस है जिसे आप खाते हो, तो आप कहोगे सर मशरूम। कास्कुटा क्या होता है बेटा? ये एक प्लांट पैरासाइट है। पैरासाइट जो है पैरासिटिक प्लांट है, जो जैसे कि कास्कुटा आपने पढ़ा है ना, और इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो भी पैरासिटिक ही होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं ना। तो इस तरह से हम देखने को मिलता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हम बात करेंगे कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, है ना, तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पर वाटर जो है वो बेसिकली रूट से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से आ रही है, सनलाइट जो है सन से आ रही है, और इन तीनों का यूज़ करके प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते थे, है ना। तो हमने कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके अपना फूड जो है बना लेते हैं। बट जब वो फूड बनाते हैं तो किस फॉर्म में बनाते होंगे, तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, जिससे आप अच्छा से अच्छा कंटेंट एग्जाम में लिखें और आपको पूरे नंबर मिले, और एग्जामिनर चेक करते समय एकदम खुश हो जाए कि बच्चे ने कुछ तो मेहनत की है ना। तो हम लिखते हैं कि जो प्लांट है वो बेसिकली कैसे काम करता है, तो जो सनलाइट एनर्जी है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में कि जो ग्लूकोज बनता है, जैसे हम लोग ने बोला कि जब हम लोग रिएक्शन चलाते हैं यहाँ पे कैसे रिएक्शन चलाते होंगे, हमने कहा कि सर 6CO2 + 12H2O दिस गिव्स। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में चल रही है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? क्लोरोफिल में, लीव्स के क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में। तो यहाँ पर बनेगा क्या? C6H12O6 बन जाएगा, प्लस बनेगा साथ में 6 मोल ऑफ वाटर, और साथ बनेगा ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन बनेगा बेटा? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यही ऑक्सीजन तो हम लोग एयर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हो, आप लोग यूज़ करते हो। कौन यूज़ करता है बेटा? ये ह्यूमंस यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? ह्यूमंस यूज़ कर लेते हैं। प्लांट खुद नहीं यूज़ करता, प्लांट को क्या चाहिए होता है? CO2। क्या चाहिए होता है? CO2। तो हमने ये कहा यहाँ पर कि ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये कुछ नहीं, ये तो हमारा ग्लूकोज ही है। क्या है? ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, ग्लूकोज है ना। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, कैसा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। प्लांट किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है बेटा? स्टार्च के फॉर्म में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, स्टोर फूड मटेरियल है प्लांट का, स्टोर फूड मटेरियल कैसा है? स्टोर फूड मटेरियल है किसका? प्लांट का। ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल है प्लांट का, है ना। तो हमने ये कहा कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो आप कहोगे सर अभी हम बताते हैं। हमने लिखा फोटोसिंथेसिस
ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग ने क्या क्या किया, तो हमने कहा सर पहला पॉइंट हमने ये लिखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी बेटा क्या होती है, एटीपी। क्या होती है, एटीपी। ठीक है, क्या होती है, एटीपी। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का टूट जाना स्प्लिटिंग कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो यहाँ पर, जो ये ऑक्सीजन बनी हुई है, ये ऑक्सीजन कहाँ से बनती होगी, तो हम हायर क्लास में जब आते हैं हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन में टूट जाता है, और किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है, और साथ में किस में टूट जाता है, वाटर में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, सॉरी वाटर में नहीं ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो हमने यही तो लाइन लिखी है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी प्रोसेस होता है सेकंड स्टेप में। ठीक है, और ये लाइट एनर्जी से होता है। और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और इससे क्या बन जाता है, हमारा जो फाइनली हमें ऑब्टेंड होता है, उसका प्रोडक्ट का नाम होता है, हम लोग कहते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं बेटा उसको, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक का यूज़ करके हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिया, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें इस तरीके से प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन बना लेता है। ठीक है, नाउ अगले स्टेप में आते हैं कि कौन कौन से इवेंट हुए। तो हमने अभी पढ़ा कि 3 इवेंट हुए, इसी को चलो हम समराइज कर लेते हैं एक बार। तो पहला इवेंट बेटा कौन सा हुआ, अभी जो हमने पढ़ा उसी को हम समराइज कर रहे हैं। जैसे हमें लिखने के लिए आ जाए कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताइए, तो आप ये हेडिंग का यूज़ करके आप फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने कहा कि इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ये पहले स्टेप में किया। सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, आपने जो स्टेप ऊपर पढ़े, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। आपने कहा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू किसमें टूटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और चौथा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये आपने 4 मैकेनिज्म पढ़े। हमने इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये सब जो रिएक्शन चल रही थी वो कहाँ पर चल रही थी, तो हमने कहा कि बेटा वो साइट पे चल रही थी। कौन से साइट पे रिएक्शन चल रही थी, फोटोसिंथेसिस की साइट पे रिएक्शन चल रही थी। तो हम जरा उसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो लीव्स होती हैं बेटा, कौन, लीव्स, है ना। लीव्स जो होती हैं वही बेसिकली कौन सी होती हैं, मेजर साइट होती हैं। तो जो लीव्स है, लीव्स में ही ये रिएक्शन होती हैं। तो साइट्स क्या होती है, लीव्स, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और लीव्स में बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। उसमें हमारे वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना। और ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होता है, और दे कंटेन, जैसे हम लीव्स में देखते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल, है ना। तो आप याद रखिएगा, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और दिस इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
बेटा आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, ये लीव्स है और ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना है जो कि स्टोमेटा का है। कौन सा स्टोमेटा ओपन है और कौन सा क्लोज है, ये आप देख पा रहे हो। ये स्टोमेटा ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। क्या डिफरेंस है बताइए आप। तो आप कहोगे सर इसमें स्टोमेटल पोर जो है दिख नहीं रहा है, बट इसमें स्टोमेटल पोर दिख रहा है, दैट मीन्स ये ओपन है। और यही वो जगह है जहाँ से CO2 अंदर जाएगा। क्या बोला मैंने, जहाँ ये वही जगह है जहाँ से CO2 अंदर जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये बाहर की जो लेयर है इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स, जो अंदर हैं ये इनर थिक वॉल है। नाउ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है। ये आउटर थिन वॉल है, स्ट्रक्चर है जो है, यहाँ पर ये वैक्यूल है और ये गार्ड सेल है पूरे पूरे, ठीक है। नाउ यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, स्टोमेटल पोर भी देखने को मिलता है। तो जब क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय हमें स्टोमेटा को ओपन करना है, बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देना है, क्योंकि इससे वाटर का भी लॉस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। एक और हेडिंग में हम मेंशन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपने कहा सर रॉ मटेरियल की जब आप बात कर ही रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ जिसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिल जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और इसका हम यूज़ करके, अब ये एटमॉस्फेयर से मिला होगा तो गया कहाँ होगा, हमारे स्टोमेटा में गया होगा। स्टोमेटा जो है ओपन हुए होंगे और ओपन अगर है इंस्ट्रूमेंट तो उसके अंदर ये प्लांट के अंदर पहुंच गया है ना। जब प्लांट के अंदर पहुंच गया तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करता है ना। नाउ जब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट की, तो इसमें क्या होता है कि जो CO2 है वो वाटर में ही डिजॉल्व होता है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताओ कि प्लांट तो पानी में ही पाए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर कैसे हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे। तो फिर आपने कहा कि सर हमें ये लगता है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, कौन, एक्वेटिक प्लांट, कोई नाम बताएगा मुझे एक्वेटिक प्लांट के। जैसे कि आप एग्जांपल याद रख लो, हाइड्रिला, हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया, हाइड्रा और वेलेस्नेरिया, ये वो प्लांट हैं जो एक्वेटिक प्लांट हैं। इनमें जब CO2 एंटर करती है तो CO2 किस फॉर्म में जाती है बेटा, CO2 यहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, और ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे वाटर भी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वाटर जो रिक्वायर होती है वो कहाँ से आता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बाय रूट, एब्जॉर्ब बाय रूट, ठीक है। ये रूट से इनका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम के थ्रू प्लांट के लीफ तक पहुँचते हैं और इस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, जब ये रिएक्शन चलती है तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, बट ब्रेकडाउन कैसे होता है, लाइट की हेल्प से, इसलिए कहेंगे फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है। फर्दर फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और यही ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट ह्यूमंस यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। कुछ और भी अदर प्रोसेस हैं रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो जैसे नाइट्रोजन है, कौन, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, साथ में फॉस्फोरस के साथ साथ आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब के सब ज़रूरी होते हैं। और ये सब कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से ऑब्टेन होते हैं, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। ये पूरा जो प्रोसेस था ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग ह्यूमंस का और एनिमल्स और हम अमीबा का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जहाँ भी आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाते रहें और आपकी मदद करते रहें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें पैसा नहीं है, बस एक पैसा लगता है जो आपके सब्सक्रिप्शन के नाम पे होता है। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें लगता है कि हमारी फीस हमको मिल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।